Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 6th of February 2021. तो गाइज आज है तारीख 6 फरवरी 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। अगर आप लोगों को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से आप लोग डायरेक्टली ज्वाइन कर कर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। यह है हमारा सबसे पहला आर्टिकल और पहले आर्टिकल में बात करी गई है वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में। तो थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि भाई जो मुंबई रीजन है इसने कोलैबोरेट करा किसके साथ, टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ। इन दोनों ने कोलैबोरेशन कर कर एक स्पेशल कवर को रिलीज करा है, यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे के दिन, वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है 4 फरवरी को, तो 4 फरवरी को एक कवर रिलीज करा गया है इनके द्वारा। वो कवर कुछ इस तरीके से दिखता है, आप लोग देख पाओगे, ये पिक्चर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये कवर रिलीज करा गया है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहली बात भाई, वर्ल्ड कैंसर डे का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई हम काफी लोगों की जान बचा सकें। कैसे जान बचाएंगे? जागरूकता फैलाकर, भाई अवेयरनेस फैलाई जाए, ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट जो सरकार है उसको प्रेस करा जाए कि भाई आप एक्शन लो, कैंसर के अगेंस्ट एक्शन लो, क्योंकि आज के टाइम पर कैंसर काफी ज्यादा होने वाली बीमारी भी है और कैंसर के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए गवर्नमेंट को प्रेस करा जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये यही है कि वर्ल्ड कैंसर डे हम लोग मनाते हैं ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए कैंसर से कैसे बचना है। ना इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? ऑर्गेनाइज करने के लिए काफी सारी बॉडीज यहां पर आप देख पाओगे। वो है, पहली है यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, दूसरी है इंटरनेशनल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये सब आज के टाइम पर भी बॉडीज हैं जो कि हेल्प करती हैं पूरे दुनिया के अंदर किस तरीके से कैंसर के अगेंस्ट फाइट करा जाए। और इन बॉडीज को फाइंड करा गया था 1933 में और ये बॉडी कहां पर बेस्ड है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देख पाओगे इनका ओरिजिन, यानी वर्ल्ड कैंसर डे कहां पर ओरिजिन हुआ था। ये जो वर्ल्ड कैंसर डे हम लोग मना रहे हैं ये कहां से कॉन्सेप्ट निकल कर आया था, तो ये चीज आप याद रख लेना। पेरिस, पेरिस के अंदर से हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे को वर्ल्ड कैंसर डे को मना रहे हैं, ये चीज आप याद रखना। अब यहाँ पे बात करें इसके विषय की, और यहाँ पे जो भी डेज होता है ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है उनके थीम से रिलेटेड कि भाई हाँ इस डे का क्या थीम था। ना अगर हम बात करें, जब 2019 में हमने वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया था तो हम लोगों ने उसके आने वाले 3 साल के लिए एक ही थीम को सेट किया था, यानी कि 2019, 2020 और 2021 तीनों के लिए एक ही थीम को सेट किया गया और वो थीम था आई एम एंड आई विल। तो ये चीज याद रखना, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि जो वर्ल्ड कैंसर डे है उसका थीम क्या था, तो वो थीम है आई एम एंड आई विल। ओके, ना उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आता है हमारा सेकंड आर्टिकल। सेकंड आर्टिकल भी काफी अच्छा आर्टिकल है, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है वनडे एग्जाम्स में। तो गाइज यहाँ पर इसके ऊपर आज का हमने थंबनेल भी बनाया है। तो जो नेशनल सेफ्टी काउंसिल है इसके नए चेयरमैन आ चुके हैं, आपके यहाँ पर हम लोग देख पाओगे, ये पिक्चर है इनका, मैं अभी नाम भी बताऊंगा आप लोगों को। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है इन्होंने अपॉइंट कर लिया है श्री एस.एन. सुब्रमण्यम। ठीक है, जो इनका नाम है एस.एन. सुब्रमण्यम, ये एक सीईओ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं किसके? एल&टी लिमिटेड के। नाउ अब इनको चेयरमैन बना दिया गया है नेशनल सेफ्टी काउंसिल का। ठीक है, एनएससी का इनको चेयरमैन बनाया गया और आने वाले 3 साल के लिए ये इसके चेयरमैन बन चुके हैं। आप पिक्चर देख सकते हो, याद रखना इनका नाम, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ पे आपके लिए जानने को बनता है कि भाई एनएससी क्या है। तो जो नेशनल सेफ्टी काउंसिल है ये एक नॉन प्रॉफिट सेल्फ फाइनेंसिंग अपेक्स बॉडी है, यानी कि भाई इसका कोई भी प्रॉफिट कमाने का मकसद नहीं होता है, कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाती है ये। ठीक है, खुद ही फाइनेंस करके ये बॉडी चलती है। नाउ इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने तो ये देख लिया ये बॉडी क्या है। नाउ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, काम क्या करती है? इसका काम यह है कि भाई जनरेट करना, डेवलप करना या फिर सस्टेन करना एक वॉलेंटरी मूवमेंट ऑन सेफ्टी, यानी कि लोगों की हेल्थ के ऊपर, लोगों की सेफ्टी, हेल्थ और एनवायरमेंट के ऊपर। शी से आप ध्यान रख लो, SHE, सेफ्टी, हेल्थ और एनवायरमेंट के ऊपर काम करने का इस बॉडी का काम होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉफिट नहीं कमाती, अपने दम पर ही ये काम करती है। नाउ बात करें तो ये जो एनएससी है ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि भारत सरकार के अंडर में आती है। और भारत सरकार के अंडर में किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में। और ये कब से काम कर रही है? 1965 से। इस बॉडी को रजिस्टर्ड करा गया है काफी सारे एक्ट के अंदर, जैसे कि सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर में ये रजिस्टर्ड है। दूसरी जगह पब्लिक ट्रस्ट अंडर द बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के अंदर भी इस आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन को हमने रजिस्टर कर रखा है। तो ये चीज ध्यान रखना, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि कौन नया चेयरमैन बना है एनएससी का।
नाउ आते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर बताया गया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा गया है दो बॉडीज के बीच में, और वो किस चीज को लेकर, कंपोजिट रॉ मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल को डेवलप करेंगी दो बॉडीज साथ में मिलकर, उनके बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन करा गया। ठीक है, तो जो पहली बॉडी कौन सी है, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसके बारे में आजकल हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर में भी काफी डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, दूसरा मिश्रा धातु निगम लिमिटेड। ठीक है, तो ये दोनों बॉडी ने मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है, ताकि ये लोग साथ में मिलकर डेवलप करेंगे और साथ ही साथ प्रोडक्शन करेंगे रॉ मटेरियल्स का। ठीक है, रॉ मटेरियल्स का ये लोग प्रोडक्शन करेंगे। और यहाँ पे कौन सा रॉ मटेरियल आप लोग पिक्चर में देख सकते हो, इस तरीके का रॉ मटेरियल जो कि एयरक्राफ्ट वगैरह बनाने में मदद करेगा। ठीक है, एयरक्राफ्ट वगैरह बनाने में हेल्प करेगा। नाउ आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे आपको ये चीजें दिखेंगी, जो ये ऐसा पहली बार हुआ है कि बस इस टाइप का जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको साइन करा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें कंपोजिट रॉ मटेरियल क्या होता है। कंपोजिट रॉ मटेरियल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, एरामिड हो गया, ग्लास टाइप्स हो गए। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि इस्तेमाल करी जाती हैं एयरक्राफ्ट्स को बनाने के लिए, जैसे कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या फिर हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। तो इन सबको बनाने के लिए रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इन दोनों ने बॉडीज ने मिलकर साइन किया है कि आपस में मिलकर ये लोग इन रॉ मटेरियल्स को डेवलप करेंगे। इससे क्या होता है, ये काफ़ी अच्छी, आप कह सकते हो रॉ मटेरियल काफ़ी बढ़िया होता है ये, और इसको हम लोग अच्छी तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मेटेलिक रॉ मटेरियल से काफ़ी बढ़िया होता है ये। ओके, ना उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आता है हमारा चौथा आर्टिकल, और यहाँ पे बताया गया एक स्कीम के बारे में जिसका नाम है राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम। नाउ जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स है, इन्होंने लोकसभा को इन्फॉर्म किया किसके बारे में, इस स्कीम के बारे में। ठीक है, और इस स्कीम का नाम मैंने अभी आपको बताया RYSK। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से याद रख सकते हो। तो इन्फॉर्म करा गया ना। अगर हम बात करें इस स्कीम के बारे में, देखो इस आर्टिकल के अंदर नहीं बताया गया, लेकिन इस स्कीम का ये काम है, युवा से याद रख लो, यूथ को एम्पावर करना। ठीक है, यूथ के लिए काम करना इस स्कीम का काम होता है। नाउ आज के टाइम पर ये स्कीम लगातार जारी है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसके लिए बजट भी कुछ डिस्कस करा गया है, बजट यहाँ पे एलोकेट किया गया था। तो आप लोग देख पाओगे इसके लिए बजट पहले एलोकेट किया गया था 486 करोड़ रुपए। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है, ये अम्ब्रेला स्कीम कौन सी होती है, क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज के अंदर रहती हैं। अम्ब्रेला स्कीम यानी कि एक बहुत बड़ी स्कीम, जैसे कि हमने ये वाली स्कीम ले ली, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम। तो ये वाली स्कीम के अंडर में अगर बहुत सारी स्कीम्स आएंगी तो मतलब ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। ठीक है, यानी एक स्कीम के अंडर में ढेर सारी स्कीम्स आना, उसको हम लोग बोलते हैं अम्ब्रेला स्कीम। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंदर 7 और स्कीम्स आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, पहला है नेहरू युवा केंद्र संगठन, दूसरा नेशनल यूथ कॉर्प्स, और फिर उसके बाद नेशनल प्रोग्राम फॉर यूथ एंड एडोलेसेंट डेवलपमेंट, उसके बाद इंटरनेशनल कोऑपरेशन, देन यूथ हॉस्टल्स, देन असिस्टेंस टू स्काउटिंग एंड गाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन, देन उसके बाद नेशनल यंग लीडर्स प्रोग्राम। तो ये सारी की सारी स्कीम्स पता है किसको है, यूथ को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो यूथ के लिए बेसिकली यहाँ पर ये स्कीम्स लाई गई थी। नाउ आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आज का जो हमारा ये 5th आर्टिकल है, मे बी यहाँ पर बात करी गई है रोपवेज एंड ऑल्टरनेटिव मोबिलिटी सॉल्यूशन। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे सेक्टर है भाई, इसको यहाँ पर थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है। अब मतलब क्या है भाई, रोड हाईवेज तो बनाएंगे, साथ ही साथ ये लोग डेवलप कर सकते हैं रोपवेज को, यानी जो केबल कार होती है ना। ठीक है, आप लोग देख सकते हो ये केबल कार हैं, तो इनको भी डेवलप कर सकते हैं, या फिर कोई और मोबिलिटी सॉल्यूशन, यानी ऊपर वगैरह चढ़ने वगैरह के लिए, पहाड़ों पे चढ़ने के लिए, हिली एरियाज पे ऊपर जाने के लिए कुछ और भी सॉल्यूशंस ये लोग ला सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो इनके पास एक नई अपॉर्चुनिटी भी आ चुकी है। तो जो मिनिस्ट्री है, अब यहाँ पर ये लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, रिसर्च करेंगे इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर इन टेक्नोलॉजीज को लेकर आ सकते हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी, जो रोपवे वाली टेक्नोलॉजीज हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। भाई ये जो बेनिफिट इससे क्या होगा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट है इस स्टेप का वो क्या होगा। सबसे पहला बेनिफिट तो ये देखने को मिलेगा कि जो भाई कनेक्टिविटी है रिमोट लोकेशंस में वो काफी बढ़िया होगी। अगर हम बात करें हिली एरियाज के अंदर भी, तो जो कनेक्टिविटी होगी वो हम अच्छी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो भीड़ भाड़ है उससे हम लोग बच सकते हैं अगर हम रोपवेज वगैरह बनाएंगे, या फिर कुछ ऑल्टरनेटिव दूसरा तरीका देख लेते हैं, तो फिर यहाँ पर कंजेशंस वगैरह बच जाएगा। ठीक है, जो भीड़ भाड़ होती है वो कम हो जाएगी। तीसरी चीज, जो एक चांस हो जाएगा कि हम लोग डेवलप कर सके वर्ल्ड क्लास रोपवे। ठीक है, एक वर्ल्ड क्लास रोपवे बनाने का हमारे पास एक चांस भी रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है
कि हम लोग यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज्ड और डेडिकेटेड रोपवे बना सकते हैं और कुछ और सॉल्यूशंस लेकर आ सकते हैं। फिर उसके बाद नई नई टेक्नोलॉजीज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। देन उसके बाद हम लोग कुछ सेफ्टी नॉर्म्स को भी इस्तेमाल करेंगे ताकि जो रोपवेज हैं उनको हम काफ़ी बढ़िया तरीके से बना सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे बेनिफिट मिलेंगे इन चीज़ों से। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। ये 6th आर्टिकल है आज का और यहाँ पर बात करी गई है कपिला के बारे में। ठीक है, तो ये कपिला क्या है बेसिकली आगे मैं आपको बताऊंगा। तो जो गवर्नमेंट है, हमारी सरकार ने लॉन्च करा है एक कैंपेन और उस कैंपेन का नाम है कपिला। कपिला की फुल फॉर्म है कलम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेरी, ठीक है, लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। तो इसका पूरा नाम कपिला है। तो बेसिकली ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए। देखो मतलब होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। मान लो यहाँ पे एक पर्सन है, ये जीनियस बंदा है, इसने कुछ नई चीज़ बना दी है, इसने कोई नई चीज़ को इन्वेंट किया है। अब यहाँ पे कोई इन्वेंट किया है तो इसे कोई और भी कॉपी कर सकता है। वो कह सकता है नहीं भाई ये मैंने बनाई है। ठीक है, तो उसके लिए ये क्या करेगा, उसके लिए ये इस पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ले लेगा। ठीक है, कि भाई इसकी खुद की प्रॉपर्टी राइट्स है। इसके लिए जैसे हम लोग पेटेंट ले लेते हैं ना, उसी तरीके से ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसके ऊपर राइट ले लेगा ये, कि भाई ये जो इन्वेंट किया है इसी बंदे ने किया है, इसको कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता। जो कॉपी करेगा ये खुद कर सकता है, लेकिन दूसरा बंदा इसको कॉपी नहीं कर सकता। नाउ इस जो स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई अवेयरनेस फैलाना, कि भाई आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, आप इसका यूज करो। दूसरा कि भाई जो भी आईपी प्रोटेक्शन इन्वेंशन करते हैं और जो भी ओरिजिनेट कर रहा है, तो यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आईपीआर के लिए। उसके बाद इस स्कीम के अंडर में हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाने वाले हैं। किसके लिए? फैकल्टी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। किससे रिलेटेड? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड हम लोग प्रोग्राम्स लेकर आएंगे। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें आज के टाइम पर, तो 46,556 यूजर्स जो है आज के टाइम पर रजिस्टर कर चुके हैं इस स्कीम के अंदर। ओके, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ना उसके बाद आगे बढ़ते हैं आज के 7th आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात करी गई है माइक्रो इरिगेशन के बारे में, यानी सिंचाई। तो आप देखोगे सिंचाई भर भर के हो जाती है, पानी खूब सारा, वैसे भी आज के टाइम पे पानी की काफ़ी कमी है और पानी काफ़ी गंदा भी आ रहा है, तो वाटर टेबल जो है काफ़ी डाउन जा रही है। नाउ सिंचाई जो होती है वो काफ़ी पानी भर भर के होती है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? माइक्रो इरिगेशन। किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। नाउ तो ये जो DACFW है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, इन्होंने इंप्लीमेंट किया है एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, और वो स्कीम का नाम है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि आप पानी कम डालो क्रॉप ज़्यादा उगाओ। ये एक स्कीम है। ठीक है, और यहाँ पे स्कीम काफ़ी टाइम पहले से हम लोग उसको फॉलो अप करते आ रहे हैं। नाउ यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा जो ये स्कीम है, इसका मेन मकसद ये है कि आप लोग जो इरिगेशन है, जो सिंचाई है, वो आप माइक्रो इरिगेशन करो, यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर। देखो होता क्या है, हम लोग पाइप से पानी छोड़ देते हैं, ढेर सारा पानी भर भर के निकलता है, लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव मेथड यह है ड्रिप। आप पानी का सिर्फ ड्रिपिंग होती है। ठीक है, एक मशीन होती है ड्रिपिंग के थ्रू आप उस पर पानी छोड़ सकते हो, जिससे पानी बहुत कम लगता है और एग्जैक्टली पूरे खेत के अंदर पानी चला जाता है, और जो है जो फसल है वो भी काफी बढ़िया निकलती है। एक ड्रिप के अलावा एक दूसरा स्प्रिंकलर मेथड है, यानी कि स्प्रिंकल कर देना। ठीक है, ऊपर से पानी थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे छिड़क देना है एक तरीके से, उसके लिए भी मशीन होती है। तो ये सिस्टम अपनाओ आप, ताकि पानी भी कम लगे, आपकी फसल भी ज्यादा बढ़िया हो, और हम लोग वाटर को भी अच्छी तरीके से स्टोर कर सकें आने वाले टाइम के लिए, है ना। ना उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि भाई ये जो स्कीम है आज के टाइम पर, ये काफ़ी सारी स्कीम्स के साथ में मिलकर काम कर रही है, ताकि हम लोग जो ये माइक्रो इरिगेशन है इसको आगे बढ़ा सके। ठीक है, तो माइक्रो इरिगेशन का मतलब आप समझ गए ना, क्योंकि यहाँ पे मेन मकसद यही था इस आर्टिकल के अंदर कि मैं आपको माइक्रो इरिगेशन के बारे में बता सकूँ। नाउ 8th आर्टिकल और आज का लास्ट आर्टिकल है, और यहाँ पे बताया गया 5S विजन के बारे में। तो ये 5S क्या है? हमारी सरकार ये 5S का विजन लेकर आई है, और यहाँ पे आप लोग देखोगे पूरा का पूरा ये वर्ल्ड मैप, एक कंप्लीट वर्ल्ड मैप है। यहाँ पे आप देखो मिलेगा यहाँ पे हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ये 5S क्या है। तो जो इंडियन ओशन रीजन है, ये वाला रीजन, ठीक है, जो इंडियन ओशन रीजन है, यहाँ पर जो डिफेंस मिनिस्टर है इसके, इन्होंने एक कॉन्क्लेव स्टार्ट किया था। तो जो हमारे रक्षा मंत्री हैं मिस्टर राजनाथ सिंह, तो इन्होंने 4 फरवरी को यहाँ पर ये कॉन्क्लेव हेल्ड किया है, एड्रेस किया है, इसके बारे में बताया गया। नाउ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके ऊपर आते हैं। यहाँ पे देखो इंडियन ओशन रीजन के पास जो एक लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है वो इंडिया की है। तो इंडिया को यहाँ पर मेन काम करना है, इंडिया को यहाँ पे शांति से, पीसफुल और यहाँ पर प्रॉस्पेरस तरीके से बाकी कंट्री के साथ रहना है। नाउ यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लाया गया सागर का। ये हमारी सरकार मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2015 के अंदर, श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2015 के अंदर सागर का कॉन्सेप्ट लाया गया था। नाउ सागर की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो गाइज यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट था ताकि जो बाकी इंडिया के साथ साथ बाकी जो आसपास के रीजन है उनको हम लोग साथ में डेवलप कर सकें,
और इसके लिए हमने 5S को चूज किया, ठीक है, 5S, जैसे हमने बात की थी 5S की। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने 5S को लेकर आए थे कि भाई हम लोग पूरे भी जो भी ग्लोबल चैलेंजेस है, जो भी इंडियन ओशन रीजन के आसपास वाले चैलेंजेस होंगे, उन सबको हम लोग 5S के थ्रू टैकल करेंगे। जो भी चैलेंजेस होंगे हम इन 5S से निपट लेंगे। उन 5S का मतलब क्या है? पहले S का मतलब है सम्मान, दूसरे का संवाद, तीसरे का सहयोग, फिर शांति, देन समृद्धि। तो यहाँ पर ये 5S का इस्तेमाल करके हम लोग बाकी सारी कंट्रीज के साथ अच्छी तरीके से अपने जो चैलेंजेस है उनको आराम से रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर इसी के साथ होता है आज का हमारा डेली करंट अफेयर का वीडियो का एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।